नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। आज मित्रों हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी बुक साइकोलॉजी क्लास। आपका जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है फोर्थ। चैप्टर का नाम है मानव विकास। इससे पहले 3 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। आपने अभी तक पुरानी क्लासेज नहीं देखी हैं तो पुरानी क्लासेज देख लें। दोस्तों, चैप्टर का नाम है मानव विकास। मानव का जो विकास है वो किस तरह से होता है, कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन से जो कारक हैं वो मानव विकास को प्रभावित करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो विद्यार्थी अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो क्लास को देखने के लिए, लगातार मनोविज्ञान पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। देखिए, हम चालू करते हैं विकास के अर्थ से। इसको हम स्टार्ट करते हैं कि विकास का अर्थ वास्तव में है क्या। देखिए, विकास का अर्थ, देखिए जब हम विकास के बारे में सोचते हैं, विकास मतलब डेवलपमेंट। 2 चीज़ होती है मित्रों, एक तो होती है विकास और एक होती है वृद्धि। एक तो है विकास, जैसे अपन क्या कहते हैं, डेवलपमेंट, जिसे अपन क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। जबकि एक होती है वृद्धि, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। वृद्धि है ग्रोथ और ये है डेवलपमेंट इन विकास। अर्थात यहाँ पर ये केवल कैसी होती है, फिजिकली होती है, जबकि ये कैसी होती है, मेंटली होती है। साथ के साथ में ये गुणात्मक हो, ये गुणात्मक है और ये कैसा है, परिमाणात्मक। अभी हम इसमें और डिटेल इसकी देखेंगे जैसे जैसे पाठ को पढ़ेंगे। जब हम विकास के बारे में सोचते हैं तो निरपवाद रूप से हम दैहिक परिवर्तनों के बारे में सोचते हैं। ये हमारा सोच है, इसके बारे में बताई गई है। क्योंकि घर में भाई बहनों में, विद्यालयों में, मित्रों, सहयोगियों में, अथवा घर में माता पिता एवं दादा दादी या अपने आसपास के अन्य लोगों में ये परिवर्तन सामान्यतः देखे जाते हैं। अर्थात यहाँ इन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है कि प्राय जो हम विकास का अर्थ देखते हैं, लेकिन वो है गलत। हम केवल जो दैहिक परिवर्तन है, शारीरिक परिवर्तन है, उसको ही हम विकास कर देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गर्भाधान से लेकर मृत्यु के क्षणों तक हम मात्र दैहिक रूप से परिवर्तित नहीं होते, दैहिक रूप से परिवर्तित नहीं होते, अर्थात केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से बहुत सारे परिवर्तन हमारे आते हैं। बल्कि हम सोचने, भाषा के उपयोग, सामाजिक संबंधों को विकसित करने के तरीकों के आधार पर भी परिवर्तित होते रहते हैं। अर्थात न केवल हमारा परिवर्तन जो केवल शारीरिक ही नहीं होता, अपितु हमारा परिवर्तन मानसिक भी होता है, जिसमें सोचने, समझने, भाषात्मक विकास भी उसके अंतर्गत आता है। याद रखें कि परिवर्तन एक व्यक्ति के जीवन की किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। अर्थात जो परिवर्तन का जो रूप है वो कैसा नहीं है, सीमित नहीं है। अर्थात परिवर्तन व्यक्ति के प्रत्येक क्षेत्र में होता है। अर्थात एक ऐसा एरिया है, व्यापक ब्रॉड एरिया है। ये व्यक्ति में एकीकृत रूप से या एक साथ उत्पन्न होते हैं। विकास गतिशील, क्रमबद्ध तथा महत्वपूर्ण। नीचे जो कथन आ रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार इससे प्रश्न पूछा गया है आपका। देखिए, पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है। अर्थात विकास क्या है, विकास गतिशील, क्रमबद्ध तथा पूर्व कथनीय परिवर्तनों का क्या है, एक प्रारूप है जो गर्भाधान से प्रारंभ होता है। कब से प्रारंभ होता है, गर्भाधान से प्रारंभ होता है तथा जीवन पर्यंत चलता रहता है। अर्थात जो प्रक्रिया है किसकी, विकास की जो प्रक्रिया है वो लेकर गर्भाधान से लेकर जब से बालक की जीवोत्पत्ति होती है तब से लेकर और जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत तक आजीवन उसका ये चलता रहता है। विकास में मुख्यतः समृद्धि एवं ह्रास जो वृद्धावस्था में देखा जाता है। अर्थात विकास में वृद्धि भी होती है, साथ के साथ में उसमें ह्रास अर्थात कमी भी देखी जाती है। जैसे हमारी जो प्रारंभिक आयु है, हम धीरे धीरे हमारा जो वृद्धि है वो बढ़ती है, अर्थात विकास भी हमारे परिवर्तन हमारे अंदर लाता है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ी सी हमारी एज ढलती है, जैसे हम वृद्धावस्था पर पहुँचते हैं, एजेड हो जाते हैं, तो जो क्षमताएं हैं वो हमारी नष्ट होने लगती है, कम होने लगती हैं। तो विकास के अंतर्गत वृद्धि भी है और उसमें क्या है, ह्रास अर्थात कमी भी है। दोनों ही तरफ के परिवर्तन निहित होते हैं। दोनों ही तरफ से तात्पर्य क्या है, अर्थात विकास में वृद्धि भी आपकी हो रही है और साथ में कमी भी आपकी एक एज के अकॉर्डिंग होने लग जाती है। विकास जैविक, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक सांवेगिक प्रक्रियाओं की परस्पर क्रिया से प्रभावित होता है। अर्थात विकास किस किस से प्रभावित होता है, संज्ञानात्मक अर्थात कॉग्निटिव, सामाजिक सोशियल, सांवेगिक प्रक्रियाएं की परस्पर, अर्थात ये सारी प्रक्रियाएं कैसी हैं, आपस में मिली हुई हैं। अर्थात यहाँ ऊपर पहले एक लाइन आ चुकी थी कि ये जो क्या है, एकीकृत है। कैसा है ये, एकीकृत, अर्थात सभी का क्या है, संगठन।
चाहे वो संज्ञानात्मक विकास हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक हो, इन सभी का मिला जुला रूप ही क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। माता पिता से वंशानुगत रूप से प्राप्त जीन के कारण होने वाले विकास जैसे लंबाई एवं वजन, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े का विकास इत्यादि, ये सभी जैविक प्रक्रियाएं की भूमिका को इंगित करते हैं। अर्थात कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो जैविक प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं, यह यहाँ पर बताया गया है कि लंबाई, व्यक्ति की जो लंबाई बढ़ रही है वो, वजन, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े का विकास, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? जैविक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। क्यों? क्योंकि ये माता पिता से वंशानुगत हमें एक तरह की संपत्ति प्राप्त हुई है, जिनके कारण बालक का जो विकास होता है। ये सभी कैसी प्रक्रियाएं हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है ये? बायोलॉजिकल प्रोसेस अर्थात जैविक प्रक्रियाएं हैं। विकास में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं ऊपर हम एक बार देख लेते हैं। हाँ, विकास में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं अर्थात कॉग्निटिव प्रोसेस मीन्स संज्ञानात्मक, संज्ञान को हम पढ़ेंगे अच्छे से कि संज्ञान क्या है, क्लास में पहले ले चुका हूँ। अगर जो विद्यार्थी नहीं देख पाए हैं पुरानी क्लासेस को, पुरानी क्लासेस देख ले, मैं सारे कंसेप्ट आपको समझा चुका हूँ। कि भूमिका का संबंध ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने तथा इनसे संबंधित मानसिक क्रियाओं जैसे चिंतन, अर्थात ये जो चीज़ें बताई गई हैं जैसे चिंतन है, प्रत्यक्षण है, अवधान है, समस्या समाधान है, इनका सबका संबंध किससे है मित्रों? इनका सबका संबंध है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, अर्थात संज्ञानात्मक विकास से इनका संबंध किस किसका? चिंतन का, प्रत्यक्षण का, अवधान का, समस्या समाधान। ये जो कॉग्निटिव अर्थात संज्ञान है, क्या ये संज्ञान है? आप सभी को पता है कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है। संज्ञान कैसी प्रक्रिया है मित्रों? मानसिक प्रक्रिया है। और आपको जो नीचे उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया है, देखिए चिंतन, प्रत्यक्षण, अवधान, समस्या समाधान, ये सारी कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है। तो इसका सीधा संबंध इनका किससे हो गया? संज्ञान से हो गया। आदि से है। विकास को प्रभावित करने वाली समाज संवेगात्मक प्रक्रियाओं या सोशल इमोशनल प्रोसेस का संबंध एक व्यक्ति की दूसरे के साथ अंतःक्रिया में होने वाले संवेग तथा व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तनों से है। अर्थात ये जो परिवर्तन हो रहे हैं वो किसके फलस्वरूप हो रहे हैं? अंतःक्रिया के फलस्वरूप हो रहे हैं। किसके फलस्वरूप हो रहे हैं? एक व्यक्ति या दूसरों के साथ अर्थात समाज के साथ में जो अंतःक्रिया हो रही है उसके साथ में ये परिवर्तन दिखाई देते हैं। एक बच्चे का अपनी माँ से लिपट जाना, एक छोटी बच्ची का अपने भाई बहनों के प्रति स्नेह में भाव का प्रदर्शन करना, अथवा एक किशोर का मैच हारने का दुख, सभी मानव विकास में समाज संवेगात्मक प्रक्रियाओं की गहन लिप्तता को प्रकट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो विद्यार्थी कंपटीशन के हैं ऐसे कि ऐसे एज इट इज आपके एग्जाम में उदाहरण आए हुए हैं ये सारे, कि एक बच्चे का अपनी माँ से लिपट जाना, ऐसा कि ऐसा उदाहरण आपके एग्जाम में पूछा गया है। एक छोटी सी बच्ची का अपने भाई बहनों के प्रति स्नेह में भाव का प्रदर्शन, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ये जो पुस्तक है दोस्तों, चाहे हम 11th की बात करें, 12th की बात करें, ये बिल्कुल ऑथेंटिक पुस्तक है। यहाँ पर दी गई जानकारी आपको निश्चित रूप से कंपटीशन के एग्जाम में फ़ायदेमंद होगी। साथ में जो 11th के विद्यार्थी उनके लिए तो बेहद उपयोगी है ही है, लेकिन कंपटीशन के लिए जो विभिन्न प्रकार की गाइड पढ़ते हैं उनसे कहीं गुना अच्छी इस जगह आपको सामग्री मिल रही है। तो आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को आप लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों को ज़रूर बताएं। अथवा एक किशोर का मैच हारने का दुख, सभी मानव विकास समाज संवेगात्मक प्रक्रियाओं की गहन लिप्तता। कैसी प्रक्रिया है ये? संवेगात्मक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है मित्रों? ये जो सारे उदाहरण दिए गए हैं वो किससे संबंधित है? समाज से। और कैसी प्रक्रियाओं के अंतर्गत है? संवेगात्मक प्रक्रियाओं के अंतर्गत। यद्यपि एक बार इसको अपन ऊपर स्क्रॉल कर देते हैं। यद्यपि आज इस पाठ्य पुस्तक के अलग अलग अध्यायों में अलग अलग प्रक्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, यह स्मरण रखना महत्वपूर्ण है कि जैविक, संज्ञानात्मक, समाज संवेगात्मक प्रक्रियाएं एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक की संपूर्ण अवधि में ये प्रक्रियाएं व्यक्ति के विकास में होने वाले परिवर्तनों को समग्र रूप से प्रभावित करती है। अर्थात पूरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। कौन सी क्रियाएं? चाहे वो जैविक प्रक्रियाएं हो, चाहे संज्ञानात्मक हो, चाहे सामाजिक संवेगात्मक प्रक्रियाएं, ये सारे एक दूसरे से कैसे घनिष्ठ रूप से संबंधित है। एक दूसरे से ये चिपके हुए हैं, एक दूसरे से इनका कोरिलेशन होता है। अर्थात एक के विकास में अगर बाधा आई तो सभी के विकास में बाधा निश्चित रूप से आ जाएगी। विकास का जीवन पर्यंत परिप्रेक्ष्य। विकास का जीवन पर्यंत परिप्रेक्ष्य ये क्या कह रहा है कि जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है। अर्थात जब कब से लेकर? गर्भाधान से लेकर। विकास कब से कब तक चलता है? गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक। जब तक बालक की, व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास की प्रक्रिया अनवरत रूप से, सतत रूप से चलती रहती है। जीवन पर्यंत परिप्रेक्ष्य के अनुसार विकास के अध्ययन में
निम्नलिखित मान्यताएं एवं पूर्व धारणाएं निहित है। कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, पहला है विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि विकास कैसी प्रक्रिया है मित्रों, विकास एक सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, अर्थात कंटिन्यूअस प्रोसेस है। विकास कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। अर्थात विकास गर्भाधान से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक सभी आयु समूहों में, अभी अभी मैंने आपको बताया है कि सभी आयु समूहों में होता है, सभी आयु समूहों में होता है। इधर देखते हैं हम, अर्थात बालक का जब से जन्म नहीं, जब से बालक की जीव उत्पत्ति हुई है, कब से, जीव उत्पत्ति काल से, अर्थात बालक का जब से गर्भ में बालक की जीवित की उत्पत्ति हुई तब से लेकर और बालक की प्रत्येक अवस्था में, चाहे वो शैशवावस्था हो, चाहे वो बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, प्रौढ़ावस्था हो, वृद्धावस्था, तो मृत्यु पर्यंत तक ये कार्य चलता है। इसमें प्राप्तियां तथा हानियां दोनों ही सम्मिलित, अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको बताया इसमें प्राप्तियां अर्थात व्यक्ति पहले वृद्धि करता है किसी भी कार्य में, अर्थात उसकी क्षमताओं का पहले विकास होता है। क्या होता है भाई, क्षमताओं का क्या होता है, विकास होता है। जब बालक का धीरे धीरे स्टार्टिंग उसमें होती है, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, क्षमताओं का उसका विकास होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे बालक की एज ढलने लगती है, वो 40-50 से ऊपर होने लगता है, तो उसकी क्षमताओं में क्या आने लगती है मित्रों, कमी आने लगती है। इसे ही प्राप्ति और हानि का सिद्धांत कहा गया है। दोनों ही सम्मिलित है, अर्थात विकास होगा तो उसमें यही नहीं कि हमेशा वृद्धि होगी, नहीं, विकास में आपकी क्षमताओं में कमी भी होगी निश्चित रूप से वृद्धावस्था में, जो संपूर्ण जीवन विस्तार में गत्यात्मक तरीके से एक पक्ष में परिवर्तन के साथ साथ दूसरे पक्ष में परिवर्तन का अंत्यक्रिया करती है। अर्थात कहने का मतलब ये है, सारे जो पक्ष हैं विकास से संबंधित, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, सारे कैसे हैं, कोरिलेटेड हैं, अर्थात कैसे हैं, सभी अंत्य संबंधित हैं। दूसरा इन्होंने कहा है कि जन्म से मृत्यु तक की संपूर्ण अवधि में मानव विकास की विभिन्न प्रक्रियाएं, जन्म से मृत्यु तक की संपूर्ण अवधि में मानव विकास की जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, अर्थात कौन कौन सी, चाहे जैविक की बात करूं, चाहे संज्ञानात्मक की बात करूं, चाहे समाज संवेगात्मक की बात करें, एक व्यक्ति के विकास में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित, बार बार उसी चीज़ को यहाँ पर दोहराया जा रहा है कि ये जो सभी हैं, कॉग्निटिव है आपका, इमोशनल है, समाज सोशल है, ये सारे बायोलॉजिकल है, ये सारे कैसे हैं, आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित है। एक के अवरुद्ध होने पर, एक के विकास अवरुद्ध होने पर सभी का विकास अवरुद्ध हो जाता है। तीसरे बिंदु में कहा गया है कि विकास बहुदिश है, अर्थात विकास किसी एक पैटर्न पर नहीं चलता है, विकास किसी एक पैटर्न पर चलता है। विकास जो होता है वो कैसा होता है, स्पाइरल होता है। विकास कैसे होता है, स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार होता है, अर्थात बहुत दिशाओं में विकास व्यक्ति कर सकता है। विकास के एक दिए हुए आयाम के कुछ आयामों या घटकों में वृद्धि हो सकती है, जबकि दूसरे हास का प्रदर्शन कर सकते हैं। अर्थात उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया भी है, उदाहरण को आप अच्छे से देखेंगे। उदाहरण में बताया जा रहा है कि प्रौढ़ों के अनुभव, किसके अनुभव, प्रौढ़ों के जो अनुभव है, प्रौढ़ों के अनुभव उन्हें अधिक बुद्धिमान बना सकते हैं तथा उनके निर्णयों को दिशा प्रदान कर सकते हैं, जबकि उम्र बढ़ने के साथ साथ गति की मांग करने जैसे कार्य, जैसे दौड़ना आदि, जो व्यक्ति का निष्पादन कम हो जाता है। इसको आप ऐसे समझिए कि आप जब मान लीजिए आपका जन्म हुआ, धीरे धीरे आपका विकास हुआ, आप बैठना सीखे, आप चलना सीखे, आप दौड़ना सीखे, ठीक है, ये प्रक्रिया आपकी लगातार चलती रहती है और तुरंत तरह से वृद्धि होती जाती है। आप किशोरावस्था तक भी बहुत बढ़िया तरीके से दौड़ लगाते थे, लेकिन जैसे ही आपकी उम्र ढलेगी, 40 के आसपास हो जाओगे, तो आपकी जो दौड़ना, अर्थात जो आपकी गतिक क्रियाएं हैं, कैसी क्रियाएं हैं, गति की जो मांग, वो जो गतिक क्रियाएं हैं वो आपकी कैसी हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी मित्रों, आपकी वो प्रक्रियाएं कैसी हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो विकास है वो पहले व्यक्ति को वृद्धि की ओर ले जाता है, फिर धीरे धीरे कैसे ओर ले जाता है, कमी की ओर ले जाता है। तो ये इसे ही क्या कहते हैं अपन, वृद्धि एवं ह्रास का नियम कहते हैं। चौथा जो पॉइंट है वो कह रहा है, चौथा पॉइंट, कि विकास अत्यधिक लचीला या संशोधन योग्य होता है। अर्थात विकास अत्यधिक लचीला होता है, लचीले से तात्पर्य उसमें तोड़ मरोड़ किया जा सकता है, अर्थात उसमें क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है उसमें, परिवर्तन, अर्थात संशोधन उसमें किया जा सकता है। हार्ड एंड फास्ट उसका रूल नहीं। अर्थात व्यक्ति के अंतर्गत होने वाले मानसिक विकास में परिमार्जनशीलता पाई जाती है। परिमार्जनशीलता यानी उसमें संशोधन हम कर सकते हैं, अर्थात उसमें क्या कर सकते हैं हम, परिवर्तन कर सकते हैं, किसमें, मानसिक विकास में। यद्यपि इस लचीलेपन में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। इसका अर्थ यह है कि संपूर्ण जीवन क्रम में कौशलों अथवा योग्यताओं में सुधार या विकास किया जा सकता है, कि व्यक्ति कभी भी कुछ सीख सकता है ना। वुडवर्थ ने इसके बारे में कहा भी है कि व्यक्ति को सीखने की कोई आयु नहीं होती, व्यक्ति कभी भी कैसे भी सीख सकता है।
अगला पॉइंट है पांचवा, ये क्या कह रहा है कि विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है? ऐतिहासिक। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, उदाहरण इसमें बताया भी है, इसको देख लेते हैं पहले हम, कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रहे 20 वर्षीय व्यक्ति का अनुभव आज के 20 वर्षीय व्यक्ति से बहुत भिन्न होगा। अर्थात समय के अनुसार व्यक्ति का अनुभव चेंज होता है। उस समय जो स्वतंत्रता संग्राम के समय जो 20 वर्षीय बालक का जो अनुभव था वो आज उस 20 वर्षीय बालक के पास नहीं है, अलग होगा। आज के विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों का करियर या जीविका के प्रति रुझान उन विद्यार्थियों से बहुत भिन्न है जो आज से 50 वर्ष पहले विद्यालय स्तर के थे। अर्थात कहने का मतलब यह परिवर्तन संसार का नियम है, समाज में परिवर्तन होता है। उस समय की परिस्थिति अलग थी, इसलिए वहाँ के जो बालक हैं, वहाँ के जो व्यक्ति हैं, उन्होंने अलग तरीके से अनुभव प्राप्त किया। लेकिन आज की परिस्थिति अलग है, वो अलग तरीके से प्राप्त कर रहे हैं। पहले जो शिक्षा होती थी वो गुरुकुल में होती थी, धीरे धीरे विद्यालयों का हुआ। अब जैसे ही थोड़ा सा और समय परिवर्तन हुआ है, एक ऑनलाइन क्रांति आई है, हम सभी आज ऑनलाइन को वरीयता दे रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो ये भी उस समय उन लोगों पर ये अनुभव नहीं था, आज लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। पहले व्यक्ति ऑफलाइन अर्थात गुरुकुल में अपने शिक्षक के सामने बैठकर पढ़ा करते थे। तो ये एक बड़ा बदलाव है। अर्थात उस समय के बालकों का अनुभव अलग था और आज के बालकों का अनुभव अलग है, और उसी के अनुसार उनका विकास होता है। विकास अनेक शैक्षणिक विद्याओं, विकास क्या है, एक बार मैं इसको ऊपर स्क्रॉल कर दूं। विकास 6 नंबर पर चल रहे हैं अपन। विकास अनेक शैक्षणिक विद्याओं के लिए एक महत्वपूर्ण सरोकार है। क्या है? एक महत्वपूर्ण सरोकार है। विभिन्न विषयों जैसे मनोविज्ञान, मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, तंत्रिका विज्ञान या मानव विकास का जो, इसमें अगला प्रश्न कौन सा है? अर्थात यह बात की गई है कि विकास अनेक शैक्षणिक विद्याओं के लिए एक महत्वपूर्ण सरोकार है। अर्थात चाहे मनोविज्ञान की बात करें, मानव शास्त्र की बात करें, समाजशास्त्र की बात करें, तंत्रिका विज्ञान की बात करें, ये सभी मानव विकास में क्या देते हैं? योगदान देते हैं। विषय कोई सा भी हो, लेकिन मानव या व्यक्ति या बालक उस चीज़ से अनुभव प्राप्त करता है। तो मित्रों, आज जो इस क्लास में हमने देखा है वो मुख्यतः हमने ये चर्चा की है कि विकास के अर्थ के बारे में हमने देखा है। कल की जो हमारी क्लास होगी वो इस यहाँ से स्टार्ट होगी और उसमें हम चर्चा करेंगे किसकी? समृद्धि, विकास, परिपक्वता और क्रमबद्धता। महत्वपूर्ण टॉपिक आपका चल रहा है। जो विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं, ज्वाइन करें इस क्लास को, और आप इस क्लास को सब्सक्राइब कर लें, इस क्लास को आप लाइक भी कर लें। क्यों? क्योंकि ये क्लास आपके लिए बेहद उपयोगी है। 11th और 12th दोनों की मैं साइकोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा। चाहे आप तैयारी किसी की भी कर रहे हैं, कोई भी कंपटीशन आप दें, यहाँ से आपके प्रश्न बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। तो आप निश्चित रूप से इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। मित्रों, आप सभी ने इस क्लास को देखा, प्यार दिया, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।